इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन जैसे जैसे सत्र खत्म होने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सरकार और विपक्ष के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। और इस पूरे टकराव के बीच दो ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में सिर्फ संसद की राजनीति नहीं, बल्कि देश की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकते हैं। पहला मुद्दा है परिसीमन और महिला आरक्षण, और दूसरा मुद्दा है FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून में बदलाव। दोस्तों, जरा इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। हेडलाइन में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है परिसीमन पर दांव पेच, दोनों पक्षों ने जारी किया विहार। दोनों पक्षों ने जारी किया विहार यानी मामला अब सिर्फ बहस और बयानबाजी तक सीमित नहीं है। सरकार भी पूरी तैयारी में है और विपक्ष भी अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दे चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर परिसीमन को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक तनाव क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए परिसीमन का मुद्दा जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, परिसीमन का सीधा सा मतलब है कि देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और सीटों के बंटवारे का नए सिरे से निर्धारण, और इसके साथ महिला आरक्षण को लागू करने का सवाल भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर परिसीमन आगे बढ़ता है तो सिर्फ सीटों की सीमाएं नहीं बदलेंगी, बल्कि कई राज्यों का संसद में राजनीतिक वजन भी बदल सकता है। यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य के परिसीमन में उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़े। और यहीं से बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि सरकार को अगर परिसीमन से जुड़े संवैधानिक बदलाव के लिए आगे बढ़ना है तो सिर्फ साधारण बहुमत काफी नहीं हो। जी हाँ, 2/3 बहुमत का आंकड़ा बेहद जरूरी है भाजपा के लिए। देखिए, सरकार के पास लोकसभा में एनडीए के 325 सांसद हैं, वही विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का दावा 184 से 234 सांसदों का है। और अगर 2/3 बहुमत की बात करें तो 360 वोट का आंकड़ा जरूरी है। मतलब साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास संख्या जरूर है, लेकिन 360 का आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्ष या दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत तो पड़ेगी। और यही कारण है कि इस समय संसद के अंदर पर्दे के पीछे राजनीतिक बातचीत और नंबरों का खेल ही चल रहा है। इसी बीच एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया, FCRA अमेंडमेंट बिल। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष इस कानून में प्रस्तावित बदलावों को लेकर सवाल उठा रहा है। खास तौर पर मामला उन संस्थाओं और उनकी संपत्तियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें विदेशी फंड से बनाया गया। अगर किसी संस्था का FCRA सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है या उसका नवीनीकरण नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटारे के लिए एक डिजाइन अथॉरिटी की भूमिका प्रस्तावित की गई। यानी मामला सिर्फ विदेशी चंदे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन संपत्तियों तक भी पहुंच रहा है जो उन विदेशी फंड से बनाई गई। यही वजह है कि FCRA को लेकर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार इसे विदेशी फंड के दुरुपयोग पर रोक लगाने और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसके प्रावधानों को लेकर सवाल उठा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग है दोस्तों। एक तरफ सरकार FCRA बिल को आगे बढ़ाना चाह रही है, दूसरी तरफ परिसीमन ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार को कुछ विपक्षी और क्षेत्रीय दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी चर्चा है कि परिसीमन के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए सरकार को अलग अलग दलों से बातचीत करनी पड़ सकती है, और यहीं पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि परिसीमन का मुद्दा अब सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है दोस्तों। इसमें दक्षिण भारत के दलों से लेकर के दूसरे क्षेत्रीय दलों तक की अपनी अपनी चिंताएं, खासकर उन राज्यों की जिन्हें लगता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण हुआ तो उनकी मौजूदा राजनीतिक ताकत प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि इस समय संसद में हर एक वोट की कीमत बढ़ गई है। दोस्तों, बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि उसे एक तरफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ उन दलों को भी साथ रखना है जिन्हें परिसीमन के बाद अपने राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चिंता है। और अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि संसद में जारी व्हिप सिर्फ सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है,
इसके पीछे बहुत बड़ा नंबर गेम है, क्योंकि जब कोई संवैधानिक बदलाव करना हो और 2/3 बहुमत की जरूरत हो, तब सरकार के पास सिर्फ अपने सहयोगियों का समर्थन होना पर्याप्त नहीं होता है, उसे अतिरिक्त वोटों की भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में विपक्ष के अंदर भी सेंध की कोशिश होगी, क्षेत्रीय दलों से बातचीत होगी और हर पार्टी अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान का हिसाब लगाएगी। दूसरी तरफ एफसीआरए को लेकर सरकार जितना सख्त रुख दिखा रही है, विपक्ष उतना ही इसे लेकर के सवाल भी उठा रहा है। इसलिए संसद में आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ महिला आरक्षण का सवाल है, दूसरी तरफ परिसीमन का सवाल है और तीसरी तरफ एफसीआरए जैसे कानून में बदलाव का मुद्दा। इन तीनों का असर आने वाले समय में सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका असर चुनावी राजनीति, राज्यों के प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलों की रणनीति और सत्ता के पूरे समीकरण पर पड़ सकता है। खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद की राजनीति को देखते हुए परिसीमन का मुद्दा बेहद बड़ा बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए भविष्य के राजनीतिक नक्शे का सवाल भी है और विपक्ष के लिए भी ये सिर्फ विरोध का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर सीटों का गणित बदला तो कई पार्टियों की राजनीतिक ताकत पर सीधा असर पड़ सकता है। इसीलिए इस समय संसद में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे सिर्फ हंगामा मत समझिएगा। ये नंबरों का खेल है, गठबंधन का भी खेल है और आने वाले चुनावों की राजनीति का भी खेल है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या बीजेपी 360 के उस आंकड़े तक पहुंच पाएगी जिसकी जरूरत संवैधानिक बदलाव के लिए बताई जा रही है? क्या क्षेत्रीय दल सरकार का साथ देंगे या विपक्ष के साथ खड़े होंगे? और क्या परिसीमन के मुद्दे पर ऐसा कोई रास्ता निकलेगा जिससे दक्षिण और उत्तर के राज्यों की चिंताओं को एक साथ साधा जा सकता है? क्योंकि अगर सरकार अपने जरूरी नंबर जुटा लेती है तो भारतीय राजनीति के चुनावी नक्शे में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।